वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो, जो आप लोग को मैंने केमियो ऑस्मोसिस के बारे में बताया था जब हमने लाइट रिएक्शन स्टार्ट की थी। ठीक है, एक्चुअली केमियो ऑस्मोसिस जो है वो आपके न्यू सिलेबस में जो है वो पहले दिया हुआ है, उसका डायग्राम ही दिया हुआ है और उसके एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें तो पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, फिर नॉन साइक्लिक है और उसके बाद में केमियो ऑस्मोसिस है, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ठीक है, अब पुराने सिलेबस में डायग्राम नहीं दिया है लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया है, और नए सिलेबस के बुक में जो है वो डायग्राम दिया है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, ये जो है ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट है कि मैडम ये वाला जो डायग्राम है ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, एक्चुअली ये डायग्राम एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये जो टॉपिक है इसे मैंने बहुत ही सिंपल डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन किया है जो आपको समझ में आए। ठीक है, अब जैसे कि हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन के टॉपिक हो गए हैं, उसके बाद में आज जो है वो इस वीडियो में मैं ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या रिलेशन है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, सो दैट आपको ये ना लगे कि मैडम ने ये टॉपिक जो है वो स्किप कर दिया। ये टॉपिक स्किप नहीं हुआ है, ये टॉपिक जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ऐसे सिंपल वे में कि ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप देखोगे, द डायग्राम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो भी बनाया हुआ है ये क्या है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। और जब मैंने आपको ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी ग्रैना है, ठीक है, ग्रैना इज मेड अप ऑफ थैलेकॉइड। ग्रैना जो है वो छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है जिन्हें थैलेकॉइड कहते हैं, और थैलेकॉइड के अंदर में क्वांटोसोम्स होते हैं और क्वांटोसोम्स के अंदर में जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। यही कारण है कि जो भी लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में होती है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्वांटोसोम में है और क्वांटोसोम जो है वो थैलेकॉइड में है। ठीक है, तो थैलेकॉइड में ये पूरी रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। ये जो है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। ल्यूमेन भी मैंने आपको बताया था कि ल्यूमेन क्या है, इट इज द इनर वॉल ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड का ये अंदर का वॉल है। ठीक है, देन अब देखो यहाँ पर जो है आपको ये भी बताया था कि एज अ रिजल्ट देखो यहाँ पे NADPH2 तैयार हो रहा है, यहाँ पे भी NADPH प्लस H क्या हो गया, NADPH2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ATP भी फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, ATP सिंथेटेज एंजाइम, ये भी बताया था आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली जो भी पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 ये दोनों ही जो है वो थैलेकॉइड में रहते हैं। ठीक है, मतलब पिगमेंट सिस्टम 1 भी वही है। एक्चुअली पिगमेंट सिस्टम 1 है क्या, पिगमेंट सिस्टम 1 जो है इट इज नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसमें एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है और बाकी बचे हुए जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं और कैरोटिनॉइड्स हैं वो एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। ठीक है, और वैसा ही पिगमेंट सिस्टम 2 में, मतलब पिगमेंट सिस्टम 1 इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कोर कॉम्प्लेक्स, बताया था मैंने आपको, विच इज रिएक्शन सेंटर, एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विच इज मेड अप ऑफ अदर एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो पिगमेंट सिस्टम 1 भी वही है और पिगमेंट सिस्टम 2 में भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिगमेंट सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 है और पिगमेंट सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 है, यही फर्क है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें पिगमेंट सिस्टम 2 की, ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम 2 जो है ये जब एक्टिवेट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरियर मॉलिक्यूल से होते हुए प्लास्टोक्यूनॉन, देखो मैंने आपको कोएंजाइम क्यूनॉन बताया था, कोएंजाइम क्यूनॉन से ये कहाँ पर जाता है, प्लास्टोक्यूनॉन में जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम में जाता है, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F बताया था आपको। साइटोक्रोम F जो है, अब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के दौरान जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है। क्यों ATP मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, यहाँ पे देखो बताया H+, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H+ जो है वो यूज हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ADP टू ATP। ठीक है, किसके फॉर्मेशन में ये प्रोसेस हो रही है, ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज ATP सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है,
अब मतलब पिगमेंट सिस्टम 2 के दौरान जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल से प्लास्टोक्यूनॉन तक आएगा, प्लास्टोक्यूनॉन से वो साइटोक्रोम तक आएगा। साइटोक्रोम के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक है साइटोक्रोम B6, एक है साइटोक्रोम F। ये यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो बताया था मैंने आपको 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा होगी। इसकी वजह से जो है वो ADP विल बी कंबाइनिंग विथ IP टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड ATP सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये H प्लस आया कहाँ से, H प्लस कहाँ से आया, तो ये H प्लस आया है बिकॉज हमने जब नॉन साइक्लिक देखा उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में रिलीज हो रहा है और यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये भी रिलीज हो रहा है। मतलब पिगमेंट सिस्टम 2 जब काम करता है तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन गैसेस रिलीज। अब यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया गया है, वहीं पे मैंने जो आपको डायग्राम दिया है वहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। अब यहाँ पे 4 क्यों, क्योंकि मैंने आपको नॉन साइक्लिक में जब एक्सप्लेन किया तो आपको बताया कि जब पिगमेंट सिस्टम 2 एक्साइटेड होता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने के लिए उसे 4 प्रोटॉन चाहिए ताकि वो जो भी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में उसके ऊपर जो है वो कितने पॉजिटिव साइन आ जाते हैं, 4 पॉजिटिव साइन। ऑब्वियसली उस 4 पॉजिटिव साइन मतलब उस 4 प्रोटॉन को नलीफाई करने के लिए, कैंसल करने के लिए इट विल अगेन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जब 4 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होंगे तो दे विल बी स्प्लिटेड इनटू 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स। दैट 4 इलेक्ट्रॉन विल बी रिटर्निंग बैक टू पिगमेंट सिस्टम 2 ताकि वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ये होना क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है या पिगमेंट सिस्टम है वो आयोनाइज स्टेट में सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड तक ही रह सकता है। इसके बियॉन्ड अगर जाता है तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, मॉलिक्यूल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसीलिए डिटेल में आपको जो मेन चीज है कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वही यहाँ पे जो है वो एक जनरलाइज्ड वे में आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, एक प्रोटॉन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रोटॉन आया है, अब समझ में आया आपको कि ये प्रोटॉन कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वहीं जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज गिवन टू पिगमेंट सिस्टम 2 ताकि वो क्या हो सके, ग्राउंड आयोनाइज स्टेट से वापस किस में आ सके, ग्राउंड स्टेट में आ सके। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। ठीक है, अब ये पार्ट 1 के बाद में आती है बारी पार्ट 2 की। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है कि पिगमेंट सिस्टम 1 जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर भी साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F जो है इसके दौरान जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तभी जो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा है। और जब भी एनर्जी रिलीज जो हुई है वो 10 किलो कैलोरी से ज़्यादा होगी तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ADP प्लस IP for the formation of ATP molecule and the whole process is supervised in the presence of ATP synthetase enzyme। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया गया है, पिगमेंट सिस्टम 1 को दे दिया गया है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस क्या हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। तो यहाँ पे प्रोटॉन मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, इनसाइड द थैलेकॉइड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कंटिन्यूसली एडिंग। यहाँ पे प्रोटॉन मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी थैलेकॉइड है उसके ल्यूमेन के अंदर में प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वहीं पर जो भी इसके बाहर है, ल्यूमेन के बाहर वाला जो रीजन है वहाँ पे प्रोटॉन जो है उसका कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन कहाँ से आएगा, इसका कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए वहाँ पे प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो रहेगा। ठीक है,
अब जहाँ पर एक एरिया ऐसा है जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया क्रिएट हो जाता है और एक जगह ऐसा है जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसे क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन कम और ज़्यादा है? प्रोटॉन का, इसीलिए इसे क्या कहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या तैयार हो गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो गया। And just like osmosis, the proton will move from its higher concentration area to its lower concentration area। यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि जो भी ये प्रोटॉन है ये फिर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से कहाँ पे मूव करने लगेगा? बाहर की तरफ, जहाँ पे क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब इसकी वजह से ये जो भी H+ आयन अब बाहर निकला है, ये H+ आयन जो भी बाहर निकलेगा दैट विल बी कंबाइनिंग विथ NADP मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ पर? थैलेकॉइड के ल्यूमेन के बाहर, स्ट्रोमा में। कहाँ पर? स्ट्रोमा में। ठीक है, कहाँ पर है ये? स्ट्रोमा में। ये क्या है? जो है वो NADP मॉलिक्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है और जैसे ही प्रोटॉन बाहर आएगा वैसे ही इमीडिएटली NADP मॉलिक्यूल विल कंबाइन विथ proton molecule to form NADPH2 molecule which is another type of energy molecule। ठीक है, और ये सब कुछ अपने आप होगा क्या? नहीं, NADP molecule will be combining with H+ ion in the presence of enzyme called NADP reductase enzyme। मतलब the whole process is supervised with the help of different enzyme। अगर ATP बनाना है तो ATP synthase enzyme वहाँ पे अवेलेबल है, और अगर NADP को H+ आयन से कंबाइन करना है तो NADP रिडक्टेज एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो इन दिस वे जो है वो ये वाला डायग्राम जो है और ये वाला डायग्राम एक्चुअली दोनों सेम है, सिर्फ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है ताकि आपका दिमाग घूम जाए। वहीं पे ये वाला जो सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये इसलिए सिंपल बताया क्योंकि जो चीज़ अगर हम समझ जाते हैं वो आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन अगर आप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखोगे तो आप जो है वो आपका कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन दीज बोथ डायग्राम्स आर वन एंड द सेम थिंग। दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। केमियो ऑस्मोसिस, केमियो ऑस्मोसिस मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के तहत जब केमिकल आयंस जो हैं वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जब मूव करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? केमियो ऑस्मोसिस कहा जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपको क्लोरोप्लास्ट में दिखती है। क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ATP और NADPH2 जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉर्म होना ज़रूरी है, बिकॉज द लाइट रिएक्शन एम्स एट द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल। मतलब उसका मेन गोल, उसका मेन उद्देश्य, मेन एम क्या है? टू फॉर्म द एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसी वजह से ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपको क्लोरोप्लास्ट में स्पेशली थैलेकॉइड्स में देखने मिलेगी। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम और ज़्यादा, एक जगह पे कम एक जगह पे ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अपने आप ही प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप आउट होने लगते हैं फ्रॉम थैलेकॉइड टू आउटसाइड द थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के अंदर से वो थैलेकॉइड के बाहर अपने आप पंप आउट होने लगते हैं। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे क्या कहा जाता है? प्रोटॉन पंप। इसे प्रोटॉन पंप भी कहा जाता है। इसलिए अगर आपको याद होगा जब मैंने ये टॉपिक लिया था तो मैंने दोनों नाम लिखे थे, केमियो ऑस्मोसिस भी लिखा था और ब्रैकेट में लिखा था प्रोटॉन पंप। ठीक है, तो होप आपको ये जो डाउट था आपका ये क्लियर हुआ होगा आपके माइंड में। आपको सिर्फ डाउट इसलिए आया क्योंकि ये जो है ये आपके बुक में सिर्फ डायग्राम दिया है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी है। और ये वाला डायग्राम जो है समझने के लिए अगर आप ये वाला डायग्राम जो है वो अगर देखोगे तो दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।